नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल शर्मा 11वीं की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है कि आपके अब स्कूल भी खुल रहे हैं, साथ ही साथ आपका कोर्स भी समाप्ति की ओर है। कोर्स का पुनरावृत्ति अभ्यास चलेगा। तो आज उसी कड़ी में आपके सैंपल पेपर में पृष्ठ संख्या 184 पर प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 1 है, उसको लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। ये प्रश्न पत्र हमने आपको जो छुट्टियाँ पड़ी थी विंटर वेकेशन, उसमें भी दिया था। उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा। आज इसी को एक्सप्लेन करने और चर्चा के लिए आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। जैसे प्रश्न पत्र आपका 80 नंबर का होगा और 20 नंबर का आपका, उसमें 10 नंबर का परियोजना कार्य और 10 नंबर श्रवण और वाचन कौशल के होंगे। तो 80 नंबर में सबसे पहले अपठित गद्यांश आपको आएगा। तो इस प्रतिदर्श प्रश्न पत्र में अपठित गद्यांश को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो गद्यांश है, हिंदी रंगमंच में गतिविधियां बढ़ रही हैं। रंग महोत्सव के अवसर पर रंगमंच पर नाटकों का प्रदर्शन होता है। हिंदी रंगमंच से अनेक अनुदित नाट्य रचनाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है। हिंदी में मौलिक नाटकों का अभाव है। रंगमंच की मांग पर हिंदी लेखकों ने भी लिखना आरंभ किया। अधिकांश लेखक कहानीकार जब नाटक की रचना करते हैं तो कई बार विद्यागत भेद को भुला देते हैं। कहानी के पात्रों के सपाट संवादों को कह देने भर से वह कथा वस्तु नाटक नहीं बन जाती। रंग नाटक वही होता है जिसे मंच पर भली भांति खेला जा सके। कविता या संगीत के माध्यम से काव्य को समाज शैली में प्रस्तुत करने पर कोई भी रचना नाटक नहीं हो जाती। नाटक का अपना विद्यागत स्वरूप होता है। यह कहानी अथवा कविता के स्वरूप से भिन्न होता है। अभिनय, प्रदर्शन, मंच सज्जा और नाट्यकार व्यापार की प्रस्तुति से रंग नाटक बनता है। अतः रंग नाटक की रचना को रंग वस्तु की अपेक्षाओं के रूप में ही जाना पहचाना जा सकता है। कहानी का रूपांतरण हो या कोई मौलिक रचना, नाटक आपके रूप और रंग से देश में अलग साहित्यिक सत्ता रखता है। तो ये अपठित गद्यांश था। अब हम इसके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। सबसे पहला है, हिंदी रंगमंच पर अनुदित नाटकों की प्रस्तुति का क्या कारण है? तो इसका उत्तर होगा कि हिंदी मंच पर अनुदित नाटकों की प्रस्तुति का कारण है कि हिंदी में मौलिक नाटकों का अभाव है, इसीलिए हिंदी रंगमंच पर अनुदित नाटकों की प्रस्तुति की जाती है। दूसरा है, कहानी के पात्रों के सपाट संवादों से रंग नाटक क्यों नहीं बनता? इसका उत्तर है कि कहानी के पात्रों के सपाट संवादों पर बल देने या कह देने भर से वह कथा वस्तु नाटक नहीं बन सकती, क्योंकि नाटक में कथा वस्तु को अभिनय के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, रंग नाटक की वस्तु को कैसे पहचाना जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा कि रंग नाटक की वस्तु को अभिनय, प्रदर्शन, मंच सज्जा और नाटकीय कार्य व्यापार के द्वारा पहचाना जा सकता है। अगला है कि वर्तमान में हिंदी रंगमंच की क्या स्थिति है? तो इसका उत्तर होगा कि वर्तमान में हिंदी रंगमंच में गतिविधियां बढ़ रही हैं, क्योंकि रंग महोत्सव के अवसर पर रंगमंच पर नाटकों का प्रदर्शन होता है। फिर छठा प्रश्न है, साहित्यिक शब्द में से प्रत्यय अलग करके एक नवीन शब्द बनाइए। तो साहित्यिक में प्रत्यय है इक प्रत्यय, और
कोई नया शब्द अगर हम बनाएं तो वो हो जाएगा सप्ताह में जब इक प्रत्यय लगा देंगे तो बन जाएगा साप्ताहिक। फिर 7वां प्रश्न है, इस गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। तो इसके उचित शीर्षक हो सकते हैं जैसे रंगमंच की दुनिया या रंगमंचीय नाटक की विद्या, और भी अन्य शीर्षक हो सकते हैं। इस पे आप विचार करेंगे। अब देखिए दूसरा प्रश्न है काव्यांश, अपठित काव्यांश। इसकी हम चर्चा। अपठित निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तिनका तिनका लाकर चिड़िया रचती है आवास नया, इसी तरह से रच जाता है सृजन का आकाश नया। मानव और दानव में यूं तो भेद नजर नहीं आएगा, एक पहुँचता कहते आंसू जी भर एक रुलाएगा। रचने से ही आ पाता है जीवन में विश्वास नया। कुछ तो इस धरती पर केवल खून बहाने आते हैं, आग बिछाते हैं राहों में फिर खुद ही जल जाते हैं। जो होते खुद को मिटाने वाले वे रचते इतिहास नया। मंत्रनाश का पढ़ा करें कुछ द्वार द्वार पर जा करके। फूल खिलाने वाले रहते घर घर फूल खिला करके। तो इस कविता के प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे। एक चीज़ और बता दें, जैसे ये प्रश्न पत्र पुराना है, आगे जो प्रश्न पत्र है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, खासतौर पे अपठित गद्यांश अपठित काव्यांश में। तो उसका भी अभ्यास आप करेंगे। अभी एक एक नंबर के हम प्रश्न ले रहे हैं जिससे आपको इसका अभ्यास बना रहे। तो इसका पहला प्रश्न है कि सर्जन का इतिहास कैसे बनता है, या सर्जन का नया आकाश कैसे बनता है। तो इसका उदाहरण कवि ने दिया है कि जैसे तिनका ला ला कर चिड़िया अपना घर बनाती है, उसी प्रकार कुछ निर्माण करना वैसे ही कुछ निर्माण करना या वैसे ही निर्माण के लिए प्रयास करना सर्जन कार करता है। यानी जो सर्जन करने वाला है, जिस तरह से चिड़िया तिनका तिनका लाकर अपना घोंसला बनाती है, उसी प्रकार से सर्जनकर्ता भी निर्माण कार्य करता है। अगला है मानव और दानव में क्या अंतर है। तो मानव दुखी व्यक्तियों के आंसू पहुँचता है, अर्थात दुखी लोगों के दुख दूर करने का प्रयास करता है। वहीं जो दानव है वह सभी का नुकसान और सभी को कष्ट पहुँचाने में लगा रहता है, हमेशा दूसरों को कष्ट पहुँचाने दुख पहुँचाने की बात सोचता है। तीसरा है जीवन में नया विश्वास कैसे आता है। तो इसमें आप बताएंगे कि अत्याचारी इसमें है कि जब जब हम कोई नया सर्जन का कार्य करते हैं, कोई नया निर्माण कार्य करते हैं, तो उससे क्या है कि अपनी रचना को देखकर व्यक्ति के मन में विश्वास आ जाता है। तो जीवन में नया विश्वास कब आता है, जब हम कुछ सृजनात्मक कार्य करते हैं तो अपना निर्माण कार्य देखकर हमारे मन में विश्वास आ जाता है। अगला है अत्याचारी का अंत क्या होता है। तो इसमें बताएंगे अत्याचारी जब दूसरों के मार्ग में बाधा या रुकावट पैदा करते हैं तो इसी के साथ वे स्वयं भी उसी बाधा या रुकावट से नष्ट हो जाते हैं। अंग इसका 5वां है कि नाश का मंत्र पढ़ने और फूल खिलाने से क्या तात्पर्य है। तो नाश का मंत्र पढ़ने का तात्पर्य है जो व्यक्ति दुराचारी हो और हमेशा दूसरों का बुरा चाहता है, वह दूसरों के नाश के लिए मंत्र पढ़ता रहता है। और फूल खिलाने वाले व्यक्ति से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो हमेशा ही दूसरों के मार्ग की कठिनाइयों को दूर करने की बात सोचते रहते हैं। तो बच्चों, हमने आज इस जो सैंपल पेपर है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, उसके अपठित गद्यांश और काव्यांश को आपके सामने प्रस्तुत किया। अगली कक्षा में आगे चर्चा होगी। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।